नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका जो नया सेशन है वो अब वापस आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां वो हो गई कंप्लीट। अब आज से जो आपकी क्लासें होगी वो कंटिन्यू होगी 11th में जो आप हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपके सामान्य इंट्रोडक्शन और आपके एग्रीकल्चर के जो ब्रांचें हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम आपके जो कृषि है उसका भारत में क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भी हमने एक बार ये पढ़ तो लिया, फिर भी हम एक बार इसको क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको एक बार वापस क्या हो जाए, जल्दी से याद हो जाए। तो भारत में कृषि के जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया? आपके विलियम गॉड ने दिया। किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग थे। आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक या कृषि विज्ञान का संबंध किस वैज्ञानिक से था? तो किससे था? आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से। टिलेज या भू परीक्षण के जनक कौन थे? आपके जेंथ्रोटुल। कौन थे? आपके जेंथ्रोटुल। और खरपतवार विज्ञान के जनक कौन थे? ये भी कौन थे? आपके जेंथ्रोटुल थे। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो किससे? आपके दूध उत्पादन से। किससे था? आपके दूध उत्पादन से। आगे बात करें तो भारत में उद्यान विज्ञान के जनक कौन थे? आपके डॉक्टर एम एच मेरीगोडा। और विश्व में उद्यान विज्ञान के जनक कौन थे? आपके एल एच बेली। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो तुरंत जाके पिछली क्लास देख ले। उसके बाद में हमने क्या देखी थी? आपके कृषि विज्ञान की परिभाषा देखी थी कि कृषि कौन सी भाषा का शब्द है। तो कृषि आपका कौन सी भाषा का शब्द था? संस्कृत भाषा का शब्द था। और एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। और एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द था? ग्रीक भाषा का शब्द। ये हमने पिछली क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा था, आप एक बार देख लेना। तो पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक बाकी रहा, सीधे उस पर चलते हैं। तो पिछला हमारा जो टॉपिक बाकी रहा था वो कौन सा था? आपके वो था आपके भारतीय कृषि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें देखते हैं भारत में जो है एग्रीकल्चर है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में देखेंगे। तो भारत में जलवायु की विविधता पाई जाती है या अलग अलग भौगोलिक खंडों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब तथा वायु वेग का स्तर अलग अलग होता है। जो वायु वेग का स्तर होता है वो किस प्रकार का होता है? आपके अलग अलग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिखे, नेक्स्ट लाइन देखें तो इसमें क्या है? आपके नेक्स्ट लाइन ये है, आपके कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त जलवायु भूमि, उन्नत बीज तथा सस्ते मजदूरों की उपलब्धता और आवश्यकता है। इसके लिए भारत का अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा उपयुक्त स्थान माना जाता है। मतलब भारत में जो मजदूर होते हैं वो कैसे मिलते हैं? आपके सस्ते मिलते हैं। उसके बाद में आगे देखें, मानसून पर आधारित खेती। जो भारत में मुख्य रूप से खेती होती है वो किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है? आपके मानसून पर आधारित है। तो मानसून पर आधारित में क्या लिख रखा है? आपके भारत में भूमिगत जल स्तर कम या जल खारा होने के कारण खेती में मुख्यतः मानसून पर विभिन्न होती हैं। और दूसरी लाइन की बात करें या नेक्स्ट लाइन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून व अक्टूबर तक होती है। जो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से अक्टूबर के माह के बीच में होती है। तथा उत्तर पूर्वी मानसून से दक्षिणी भारत में क्या होती है? वर्षा प्राप्त होती है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट लाइन है आपके अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत एवं सतह सिंचाई स्रोत भी मानसून वर्षा जल से क्या होते हैं? बढ़ते हैं। उसके बाद में अगली लाइन देखें तो भारत में अधिकांश किसान वर्षा आधारित कृषि कार्य करते हैं। जो भारत में अधिकांश किसान होते हैं वो वर्षा आधारित खेती करते हैं।
किसके आधारित पर खेती करते हैं आपके, वर्षा पर आधारित खेती करते हैं। किसके आधारित पर खेती करते हैं आपके, वर्षा के आधारित पर खेती करते हैं। उसके बाद में अगला है आपके, नोट लगाकर लिखना। इसमें क्या है आपके, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान के पास सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो, फसल उत्पादन के लिए वह पूर्णतः रूप से वर्षा पर निर्भर रहता है, ऐसी कृषि को वर्षा आधारित कृषि या रेनफेड कल्टीवेशन कहलाती। मतलब ऐसी खेती जो केवल वर्षा पर आधारित होती है, मतलब वहां पर आपके सिंचाई का कोई साधन नहीं होता है, तो उस खेती को क्या कहते हैं आपके, वर्षा आधारित खेती या रेनफेड कल्टीवेशन कहा जाता है। कौन सा कल्टीवेशन कहा जाता है आपके, रेनफेड कल्टीवेशन कहा जाता है। रेनफेड का मतलब है कि ये केवल वर्षा पर ही आधारित होती है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट लाइन है आपके, वर्षा की अनियमितता या कमी के कारण खेती पर विपरीत असर पड़ता है। मतलब जो आपके राजस्थान में वर्षा होती है वो क्या होती है आपकी, अनियमित रूप से होती है। मतलब या तो क्या हो जाएगी आपकी, अधिक हो जाएगी या बहुत कम होगी। इसका मतलब है कि इसमें क्या पाई जाती है, वर्षा में अनावृष्टि पाई जाती है। अनावृष्टि क्या पाई जाती है आपके, अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होगा कि या तो वर्षा होगी अधिक होगी, या वर्षा क्या होगी आपके, कम होगी। या वर्षा किस प्रकार की होगी आपके, कम होगी। उसके बाद में आगे देखें तो फसल की बुआई से लेकर उपज प्राप्त तक सभी कार्य संभावित होते हैं, जबकि अच्छी वर्षा होने पर पैदावार अच्छी होती है। जहां पर वर्षा अच्छी होगी वहां पर पैदावार अच्छी होगी। मतलब आपकी कोई मूंग की फसल या किसी प्रकार की भी फसल बो रखी, वहां पर आपके टाइम टू टाइम बारिश होगी, तो वहां का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा आपका, अधिक होगा। क्या होगा आपका, अधिक होगा। ये तो आपको क्या है, पता है। मतलब आपके पिताजी की जो फसल बो रखी है वहां पर वर्षा टाइम टू टाइम होती रहेगी, तो वहां पर क्या होगा, वो प्रोडक्शन क्या होगा आपका, अधिक होगा। प्रोडक्शन क्या होगा आपके, अधिक होगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है आपके, अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर। दूसरा पॉइंट क्या है आपके, अधिकांश अधिकांश जनसंख्या अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। दूसरा पॉइंट क्या है आपके, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। मतलब भारत की जो लगभग 70% जनसंख्या है वो किस पर आधारित है आपके, कृषि पर आधारित है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें फर्स्ट लाइन है आपके, भारत की 70% जनसंख्या कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योगों पर निर्भर करती है। मतलब जो भारत की जो 70%, भारत में कुल 100% जनसंख्या है, उसमें से केवल 70% जनसंख्या है वो किस पर आधारित है आपके, कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है आपके, कृषि पर आधारित है। अर्थात जो कृषि, जो खेती है वो कार्य करके उनका क्या करती है, अपना लालन पालन करती है, या अपना पोषण प्रदान करती है, या एक प्रकार से आप बिजनेस मान लो, बिजनेस करती है। वो किस प्रकार का होता है आपके, कृषि से संबंधित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट लाइन है आपके, कृषि में रोजगार से प्राप्त अवसर मिलते हैं, लेकिन अकाल पड़ने से, फसल खराब होने पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। मतलब कभी कभार आपके बारिश नहीं होती है, जिसके कारण क्या पड़ जाता है आपके, अकाल पड़ जाता है। उस समय क्या होता है आपके, जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, जो क्या होता है आपके, खाद्यान्न उत्पादन होता है, उस पर क्या पड़ता है आपके, संकट पड़ जाता है। क्या पड़ता है, संकट पड़ जाता है। खाद्यान्न में क्या पड़ जाता है आपके, संकट पड़ जाता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है आपके, तीसरा पॉइंट है आपके परंपरागत तकनीकी। तीसरा पॉइंट क्या है आपके, परंपरागत तकनीकी। परंपरागत तकनीकी, इसमें बात करें तो भारतीय किसान परंपरागत खेती करते हैं। जो भारतीय किसान होते हैं वो किस प्रकार की खेती करते हैं आपके, परंपरागत खेती करते हैं, जो उन्हें विरासत में मिला है, जो विरासत में जो मिल रखा है उनके आधार पर वो क्या करते हैं आपके, खेती करते हैं।
इसीलिए कौशल व अनुभव से परिपूर्ण होता है और नवीन तकनीकी का ज्यादा ज्ञान नहीं होने के कारण उत्पादन बढ़ने का प्रयास नहीं करता है। मतलब पारंपरिक खेती में क्या होता है, जो आपके जो पुराने समय में जो खेती की जाती है उसके आधार पर जो खेती करता है, जिसके कारण जो आपके उत्पादन होता है उसमें वृद्धि नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? आपके वृद्धि नहीं हो पाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके चौथा पॉइंट, वो क्या है आपके खाद्यान्न फसलों की अधिकता। क्या है आपके खाद्यान्न फसलों की अधिकता। भारत में किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसलों का चयन करते हैं। मतलब जो भारत में जो किसान होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, आपके फसलों का चयन करता है। आवश्यकताओं के अनुसार कैसे हो गया? मतलब जैसे जो भारत में जो किसान होते हैं वो अपने घर की आवश्यकताओं को देकर फसल बोते हैं। जैसे अपने घर में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? आपके गेहूं की आवश्यकता होती है। खाद्यान्न में किसकी आवश्यकता होती है? गेहूं की आवश्यकता होती है। तो भारत का जो किसान होगा वो अपने पहले 2 से 3 बीघे जमीन में क्या बोएगा? गेहूं बोएगा, जिससे क्या होगी उसके घर में खाद्यान्न की कमी नहीं हो पाएगी। उसके बाद में आपके जो जैसे तिल वाली फसलें बोएगा तो घर में तेल की कमी नहीं होने के कारण वो क्या बोएगा? अपने आवश्यकता अनुसार तिल की बुआई करेगा और दाल की बुआई करेगा। तो मतलब अपनी घर की परिस्थितियों को देखकर वो क्या करेगा? आपके बुआई करेगा या फसलों का क्या करेगा? आपका चयन करेगा। तो इसमें आगे देखें तो अधिकांश किसान अनाज वाली फसलों ज्यादा मात्रा में बोता है। मतलब ज्यादातर अपने घर में किसकी आवश्यकता होती है? आपके खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, अनाज की आवश्यकता होती है। तो भारत में जो किसान होते हैं वो सर्वाधिक किसको बोएंगे? आपके अनाज वाली फसलों को बोएंगे। किसको बोएंगे? आपके अनाज वाली फसलों को बोएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन की बात करें तो नेक्स्ट लाइन है आपके दलहन, तिलहन व अन्य रोकड़ फसलों को कम बोता है। जो नकदी फसलें होती है उनको क्या करता है? आपके जो भारत में जो किसान होता है वो कम बोता है। क्या बोता है? आपके कम होता है। और विदेशी में जैसे अमेरिका, चीन, इनमें क्या करते हैं? जो किसान होते हैं वो केवल नकदी फसलें बोता है और जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनको क्या करता है? आपके कम बोता है, जिससे रोकड़ आमदनी कम प्राप्त होती है। मतलब नकदी फसलें कम बोएगा तो जो आमदनी होगी वो तो कम ही प्राप्त होगी, वो तो आपको पता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके रोजगार का प्रमुख साधन। पांचों पॉइंट है आपकी क्या है? आपके रोजगार का प्रमुख साधन। तो रोजगार का प्रमुख साधन भारत में कृषि पर आधारित उद्योग रोजगार का प्रमुख साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से प्रति जागरूक कम होने के कारण अन्य अवसरों की खोज नहीं हो पाती। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपके राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। अगला पॉइंट क्या है? आपके राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। तो इसमें देखें तो भारत में 70% से प्राप्त कृषि उपज में कृषि व्यापार व विभिन्न प्रकार के कर के रूप में सरकार में आय प्राप्त होती है। भारत में जो 70% जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर होती है। तो उनसे जो उपज प्राप्त होती है तो उपज जो प्राप्त होती है वो व्यापारों से विभिन्न प्रकार की क्या करती है? कर के रूप में सरकार क्या करती है? आपके आय प्राप्त करती है। क्या करती है? आपके आय प्राप्त करती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका सातवां पॉइंट, उसके बारे में चर्चा करें तो सातवां पॉइंट क्या है? आपके डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। मतलब कृषि से डेयरी उत्पादन के लिए क्या प्राप्त होगा? आपके कच्चा माल प्राप्त होगा। जैसे हम खाद्यान्न वाली फसलें बोएंगे तो उसका जो घास फूस बचेगा वो किसके रूप में काम में लिया जाएगा? आपके डेयरी में जो पशु है उनको खिलाने के रूप में काम में लिया जाता है। तो भारत में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जो भारत में अधिकतम जो किसान होते हैं वो खेती के साथ साथ क्या करते हैं? आपके पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? आपके पशुपालन भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें तो दूध डेयरी उद्योग के आधार हैं। जो दूध होता है वो किसका है? आपके डेयरी उद्योग का आधार है। दूध होगा वो किसका आधार है? आपके डेयरी का आधार है। किसका आधार है? आपके डेयरी का आधार है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन देखें तो किसान अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा तैयार करता है। किसान अपने खेत पर पशुओं के लिए क्या करेगा? चारा तैयार करेगा तथा फसल अवशेष को चारे के रूप में प्रयोग करता है। जो फसल का पीछे जो अवशेष बचता है उसका प्रयोग किसके रूप में कर लेगा? किसान चारे के रूप में कर लेगा।
उसके बाद में अगला 8वां पॉइंट क्या है आपके, 8वां पॉइंट है आपके खाद्यान्न उपलब्धता। हरित क्रांति के द्वारा देश की खाद्यान्न उपलब्धता कई गुना बढ़ गई है, जिससे देश का खाद्यान्न उपलब्धता में आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हो गया और भारत में खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। तो इसके साथ आपको याद होना चाहिए हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई आपके 1966 में। कब हुई आपके 1967 ईस्वी में। उसके बाद में आगे देखें तो आगे है आपके भारत की जनसंख्या वर्तमान में 147.39 147.39 करोड़ हैं, जो कि भोजन के लिए खाद्यान्न पर निर्भर है। जो किसके लिए निर्भर है, आपके भोजन के लिए किस पर निर्भर है, आपके खाद्यान्न पर निर्भर है। इसके लिए इसकी पूर्ति हेतु मतलब खाद्यान्न की पूर्ति हेतु गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि फसलें क्या होती हैं, इत्यादि फसलों से होती हैं। जो आपकी खाद्यान्न की पूर्ति होती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों से होती है, वो कौन कौन सी फसल है, आपके गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि फसलें होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, अगला पॉइंट है आपके वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। वस्त्र उद्योग मतलब जो वस्त्र उद्योग होते हैं, उनके लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो कहाँ से प्राप्त होता है, आपकी खेती से प्राप्त होता है। तो उसमें जो वस्त्र उद्योग है उसके लिए कौन कौन सी फसलें उपयुक्त होती है, तो एक होती है आपकी कपास। कौन सी होती है, आपके कपास। और कौन सी है, आपके जूट। जूट की खेती की जाती है। मतलब वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कपास की फसल और जूट की फसल की बुआई की जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके पशु चारा उपलब्धता। मतलब पशु चारा उपलब्धता के लिए भी क्या की जाती है, आपकी खेती की जाती है, क्योंकि खेती से क्या प्राप्त होता है, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। मतलब जो फसल बोते हैं उसका जो अवशेष बचता है वो किसके रूप में काम में लिया जाता है, आपके चारे के रूप में काम में ले लिया जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट 11 पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, आपके कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। उसकी बात करें तो इसमें क्या है, आपके भारत में मूंग दलहन वाली फसलों में क्या आ जाएगा, आपके मूंग आ जाएगा, उड़द आ जाएगा, अरहर, चना, मसूर उद्योग आ जाते हैं। उसके बाद में तिलहन उद्योग में कौन कौन सी फसलें आ जाएगी, आपकी तिल वाली फसलें आ जाएगी, मूंगफली आ जाएगी, सरसों आ जाएगी। उसके बाद में वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन सी फसलें आ जाएगी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ के आए, आपकी कपास आ जाएगी, जूट आ जाएगी। और चीनी उद्योग के लिए कौन कौन सी फसलें आ जाएगी, आपके गन्ना आ जाएगी, चुकंदर आ जाएगी। तथा खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल की आपूर्ति कृषि से ही होती है। किससे होती है, आपकी कृषि से होती है। उसके बाद में आगे देखें तो अगला पॉइंट है आपके 12 पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। कृषि से क्या होता है, आपके बेरोजगारी की जो समस्या होती है उसका क्या होता है, समाधान होता है। मतलब कृषि के द्वारा विभिन्न प्रकार के लोगों को क्या प्रदान किया जाता है, आपके रोजगार प्रदान किया जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके विदेशी व्यापार में निर्यात होता है। मतलब विदेशी व्यापार में क्या होता है, आपके निर्यात होता है। मतलब अपने यहाँ भारत में जो प्रोडक्शन अधिक होगा तो भारत क्या करेगा, उसका क्या करेगा, आपके निर्यात करेगा। क्या करेगा, निर्यात करेगा या क्या करेगा, विदेश में व्यापार करेगा। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपके देश में आर्थिक विकास में योगदान। तो इसमें क्या है, आपके कृषि उत्पादन बढ़ने से घरेलू बाजार में तथा विदेशी व्यापार से उसका लेन देन होता है, जिससे सरकार को कर की प्राप्ति होती है। मतलब विदेशों में जो लेन देन का कार्य होगा उससे क्या होगा, आपकी सरकार को क्या मिलेगा, आपके कर मिलेगा, टैक्स मिलेगा। उसके बाद में आगे देखें तो अगला है आपके कृषि विज्ञान के सेक्टर एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में देखते हैं। तो कि एग्रीकल्चर का क्या क्या स्कोप है उसके बारे में देखें तो फर्स्ट है आपके वैज्ञानिक रूप से खेती करना। क्या है आपके, फर्स्ट है आपके वैज्ञानिक रूप से
खेती, क्या आपके वैज्ञानिक रूप से खेती। तो इसमें क्या है आपके फसल उत्पादन, फल उत्पादन और पशुपालन। वैज्ञानिक रूप से खेती क्या की जाती है आपके, एक तो फसल उत्पादन की जाती है, एक फल उत्पादन की जाती है, वो दूसरी क्या है आपके पशुपालन की जाती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपके सेवा सेक्टर में। इसमें आपके सेवा सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है आपके कृषि प्रसार और कृषि उत्पादक कंपनियां और दवाइयों के उद्योग के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग प्रयोग किया जाता है, इसका स्कोप होता है इसमें भी। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट का क्या नाम है आपके कृषि अनुसंधान। क्या आपके कृषि अनुसंधान, क्या आपके कृषि अनुसंधान। तो इसमें क्या होता है आपके बीज उत्पादन व पादप संरक्षण के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, इसका क्या होता है आपका स्कोप होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है आपके कृषि उपज व्यापार, एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक और कृषि उपज विक्रय में भी क्या होता है, इसका स्कोप होता है। उसके बाद में आगे देखें कृषि उद्योग। अगला पॉइंट क्या है आपके कृषि उद्योग, कृषि उद्योग, क्या आपके कृषि उद्योग। कृषि उद्योग में देखें तो फर्स्ट पॉइंट है आपके उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। मतलब कृषि के लिए जो कृषि होती है वो उद्योगों के लिए क्या करती है आपके कच्चे माल की आपूर्ति करती है, मतलब कच्चे माल की क्या की जाती है आपके पूर्ति की जाती है। तो इसमें देखें कौन कौन से उद्योग है उनमें कच्चे माल की पूर्ति करती है। तो डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग के लिए चारा की पूर्ति करती है। उसके बाद में देखते हैं मतलब गुड़ व शक्कर उद्योग के लिए आपके गन्ने की फसल हो गई। उसके बाद में वस्त्र उद्योग के लिए क्या हो गया आपके कपास और जूट वाली फसलें हो गई। दवाइयां उद्योग के लिए तंबाकू उत्पादन उद्योग और खाद्य सामग्री के उद्योग में, खाद्य सामग्री में कौन कौन सी फसलें आ गई आपके गेहूं आ गए, धान आ गए, मक्का आ गया, बाजरा आ गया। वो फसलें क्या करती है आपके खाद्य उद्योग की जो सामग्री होती है उसकी क्या करती है पूर्ति करती है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखें तो फसल उत्पादन के लिए आवश्यकता और साधनों का उपयोग, फसल उत्पादन के लिए आवश्यकता साधनों का उपयोग। तो इसमें क्या होता है आपके फसल उत्पादन के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है उसके बारे में, जैसे आपकी खाद, उर्वरक, वर्मी कल्चर, बीज उत्पादन उद्योग। इसमें क्या आ जाता है आपके खाद खाद का उद्योग आ जाएगा, आपके उर्वरक का उद्योग आ जाएगा, वर्मी कल्चर का उद्योग आ जाएगा। वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर क्या होता है आपके जो केंचुए से जो खाद प्राप्त की जाती है वो क्या होती है आपके वर्मी कल्चर होती है। क्या होती है आपके वर्मी कल्चर होती है। और बीज उत्पादन हो गया, बीज उत्पादन से संबंधित उद्योगों का भी क्या होता है आपके इसमें स्कोप होता है। उसके बाद में कृषि उपयोग रसायन उद्योग भी कर सकते हैं, कृषि यंत्र उद्योग भी कर सकते हैं। मतलब कृषि यंत्र का भी क्या कर सकते हो आप उद्योग कर सकते हो। उसके बाद में आगे देखें तो आज की क्लास में हम आपके जो फर्स्ट चैप्टर था उसको क्या कर लिया गया आपके कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके, नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है आपके अध्याय नंबर 2 का क्या नाम है आपके मौसम और जलवायु। क्या आपके दूसरा जो अध्याय है वो क्या आपके मौसम और जलवायु। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा आपके, मतलब फर्स्ट चैप्टर था हमने वो क्या कर लिया आपके 2 क्लासों में पूर्ण कर लिया। तो इसमें क्या था आपके भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं और महत्वपूर्ण सेक्टर था। क्या था आपके महत्वपूर्ण सेक्टर के बारे में हमने आपके 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि किसके बारे में पढ़ेंगे आपके मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जो अब नेक्स्ट क्लास आएगी वो किस किस चैप्टर की आएगी आपके सेकंड चैप्टर की आएगी, उसका क्या नाम है आपके मौसम और जलवायु। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। और यदि आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, जो 11th एग्रीकल्चर के जो नोट्स चाहिए, तो नोट्स चाहिए या इस प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो 7339887696 या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अन्यथा आपको जो आपके सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर क्या मिल जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको वहां पर पीडीएफ नहीं मिले तो इन नंबरों पर मैसेज करना है या आपको क्या करना है आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सर की इस सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो पैनल पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी
वो आपको हम बता देंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।